नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए ये जो है ई दृष्टि का हमारा डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स का सीरीज़ है, जिसमें ऑलरेडी एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। यह इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें देखिए, हिंदी का पूरा लेक्चर अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोगों का जिनका भी लेक्चर वो छूटा हुआ है, वे जाके जल्द से जल्द अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लें, क्योंकि 60 क्वेश्चन हिंदी से आने हैं भाई, मजाक मत करिए, ठीक है। चलिए, और लाइक कम आ रहे हैं यार थोड़े, तो लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब, और साथ के साथ चैनल पे बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलिए, सब्सक्राइब बटन के बाद जब वो बेल आइकन का निशान आता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कोविड-19। ठीक, तो यह क्या है? तो देखिए, कोविड-19 एक वायरस जनित जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारियाँ क्या होती है? जूनोटिक बीमारियाँ ऐसी बीमारी को बोला जाता है जो पशुओं से मनुष्यों को होती हैं, ठीक है। और यह जो है कोरोना वायरस नामक एक वायरस से संबंधित है, और अब यह एक ग्लोबल पैंडेमिक या फिर वैश्विक महामारी बन चुका है। चलिए जान लेते हैं इसकी उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति की तिथि बताई जा रही है यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 चीन के वुहान सिटी से। और इसका वाहक कौन है, यानी कि यह किसके द्वारा फैलता है? तो इसका वाहक है पेंगोलिन, जो कि IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी का जानवर है या फिर पशु है। देखिए, इसका नामकरण कई बार बदलाव हुआ है इसके नामकरण में। तो सबसे पहले तो इसका नाम पड़ा 2019 nCoV, यानी कि नोवल कोरोना वायरस 2019, ठीक है। 9 जनवरी 2020 को चीनी शोधकर्ताओं ने इसकी पहचान कोरोना वायरस के रूप में कर ली थी। उसके बाद WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नाम nCoV 2019 रखा, यानी कि नोवल कोरोना वायरस 2019। बाद में 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस जनित इस बीमारी का नाम बदल करके कर दिया कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, ठीक है। उसके बाद देखिए, कोविड-19 का स्रोत क्या है? तो कोविड-19 का स्रोत है SARS-CoV-2, जिसका पूरा नाम है SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 नामक वायरस है, जिसके कारण कोरोना वायरस होता है, ठीक है। इस वायरस का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ठीक है, SARS-CoV-2। नेक्स्ट, कोविड-19 और WHO के बारे में WHO के बारे में चर्चा की गई यहाँ पर। तो देखिए, 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोविड-19 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के रूप में घोषित किया। बाद में 11 मार्च 2020 को WHO द्वारा इसे वैश्विक महामारी या फिर पैंडेमिक के रूप में घोषित कर दिया गया। इससे बचाव क्या है? तो इससे बचाव का सबसे सर्वोत्तम तरीका है सतर्कता ही बचाव, यानी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अपने हाथों को निरंतर साबुन से धोते रहिए। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, जिसमें अल्कोहल का परसेंट होना चाहिए 70+, ठीक है, 70+ ऊपर होना चाहिए अल्कोहल का परसेंटेज। तो कोई भी अगर सैनिटाइजर खरीदे तो आप उसमें देख लीजिए कि अल्कोहल का परसेंटेज कितना है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि लगभग 1 मीटर की दूरी से लोगों से बातचीत करिए, फेस शील्ड वगैरह। आइए इसके कुछ लक्षणों की बात करते हैं, इसके प्रसार की बात करते हैं। तो देखिए, कोविड-19 का प्रसार या फिर कोविड-19 का लक्षण, ठीक। कोविड-19 का लक्षण क्या क्या है? संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं को छूकर अपने आँखों को, नाक, कान या फिर अपने आँख, नाक, मुँह और मुँह को छूने से आपको कोविड-19 या कोरोना हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के अगर आप प्रत्यक्ष संपर्क में भी आते हैं तब भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से निकलने वाली बूंदों का हवा में फैलने से भी कोरोना वायरस का प्रसार हो सकता है, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं को भी छूने से, उसके खांसने छींकने से निकलने वाली बूंदों के हवा में भी फैलने से आपको कोरोना वायरस हो सकता है। इसीलिए 1 मीटर की दूरी की बात करता है, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। देखिए, इसके लक्षण क्या क्या है? तो इसमें जो है गुर्दे कार्य नहीं करते, निमोनिया हो जाता है, खांसी हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ, बुखार और कफ भी होने लगता है। देखिए, इस बीमारी में मनुष्य का फेफड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह रुकने लगता है। परिणाम स्वरूप अधिक गंभीर अवस्था में मरीज की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। जब सांस ही नहीं ले पाएंगे तो भाई मृत्यु होना जाहिर सी बात है, ठीक है। देखिए, बचाव के अन्य तरीकों में क्या है? तो अपने चेहरे पर मास्क लगाना, जो कि विशेष रूप से N95 मास्क के लिए रिकमेंड किया गया WHO के द्वारा। फेस शील्ड से मुंह को ढके रहना। PPE किट का प्रयोग करना ताकि शरीर को पूरा ढका जा सके। PPE का पूरा नाम क्या है? तो PPE का पूरा नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। दूसरे लोगों से 1 मीटर की दूरी रखना। खांसने छींकने के दौरान मुंह को रुमाल से ढककर रखना तथा इसके बाद खांसने छींकने के बाद हाथ को साबुन से धोना। चलिए आइए कोविड-19 और राज्यों से संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में जान लेते हैं, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें। देखिए, कोविड-19 से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और ऐप की यहाँ पूरी लिस्ट दी हुई है। तो इसे आपको याद रखना आवश्यक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ठीक है। सारी चीज़ें नहीं बताई गई, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ बताई गई, उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, कोरोना कवच को लॉन्च किया गया था केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ब्रेक द चेन अभियान केरल सरकार का है। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार का है।
नाड़ी ऐप जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है, यह पुडुचेरी सरकार का है। प्रज्ञाम ऐप जो है यह झारखंड सरकार का है। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार का है। बिहार कोरोना सहायता ऐप, नाम से ही पता चल रहा है बिहार सरकार का है। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार का है। आप सभी के मोबाइल में है कि नहीं? नहीं हो तो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाटा की चिंता मत करिए, डाटा चोरी ऐसे भी हर माध्यम से हो रही है। फेसबुक पे आप सभी हैं ही, तो निश्चिंत रहिए, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। और हमारा डाटा हमारी सरकार के पास जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, बजाय कि इसके कि फेसबुक के संस्थापकों के पास जाए और वे सभी को बेचें, है कि नहीं। चलिए, समाधान मेगा ऑनलाइन चैलेंज, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का यह योजना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की यह योजना है। 5T योजना दिल्ली सरकार की है। करुणा पहल यह सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा चलाई जा रही है, जिसकी आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में जानते रहिए थोड़ा सा। वी सेफ टनल, थोड़ा जान करके खुद को गौरवान्वित महसूस किया करिए, ठीक है। वी सेफ टनल यह जो है तेलंगाना सरकार की योजना है। लाइफ लाइन उड़ान यह नागर विमानन मंत्रालय की योजना है, यानी कि एविएशन मिनिस्ट्री, ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते अभियान यह भारतीय सेना का अभियान है। नमस्ते ओवर हैंड से किया कर्नाटक सरकार का अभियान है। और आयुष कवच, जो कि आयुष कवच कोविड ऐप जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, यह ऐप है, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर भारत में एक जगह, ऐसा आपको याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा डाटा दिया हुआ है कि कोविड-19 से मृत्यु दर भारत में 1.98% है, जबकि 12 अगस्त तक इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 17.38% है। यह डेटा हर रोज़ बदल रहा है, ठीक है। तो हालांकि लेटेस्ट डेटा के लिए आप जो है अपने किसी भी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, बात करते हैं इसमें आगे क्या बताया गया। तो देखिए, कोविड-19 के शमन या फिर इसके निदारण हेतु कुछ प्रयुक्त तकनीकों की बात की गई है। तो देखिए, थर्मल स्कैनिंग की बात करता है पहले विकल्प के रूप में। तो थर्मल स्कैनिंग कुछ नहीं होता, ठीक है। यह जो है इंफ्रारेड के आधार पर, यानी कि जो आपको माथे पर या हाथ पर लगा करके जो आपका बुखार नापा जाता है, उसी को थर्मल स्कैनिंग बोल रहे हैं। देखिए, यह उपकरण व्यक्ति का तापीय परीक्षण करता है, जिससे पता चलता है कि उसे या उस व्यक्ति को बुखार है या फिर नहीं है, ठीक है। यह कोविड-19 के संक्रमण को जांच करने का यंत्र नहीं है। कोविड-19 को जांच किस प्रकार की जाती है बताइए? कोविड-19 की बेस्ट जांच होती है RT-PCR टेक्निक के द्वारा, ठीक है, जो ब्लड सैंपल के द्वारा होती है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से भी इसका इलाज किया जा सकता है। तो प्लाज्मा थेरेपी का कैसे इलाज किया जाता है? तो देखिए, प्लाज्मा थेरेपी के इलाज जो है इस धारणा पर आधारित है कि वह मरीज जो कोविड-19 संक्रमण से उबर चुका है, उसके शरीर में कोविड-19 के संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी विकसित हो जाते हैं। इस एंटीबॉडी की मदद से कोविड-19 संक्रमण से ग्रस्त रोगी का इलाज किया जा सकता है, ठीक है। इस थेरेपी में जो डोनर होता है उसके ब्लड से सिर्फ प्लाज्मा को लिया जाता है। इस थेरेपी में मरीज का इलाज करने के लिए आपको जो है आपको नहीं, मतलब जो इलाज कर रहा है उसको ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दोनों की मंजूरी लेना आवश्यक है, ठीक है। कोविड-19 और उसके वैश्विक परिप्रेक्ष्य को जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको भी आपकी नज़र जानी चाहिए और दिमाग में ये चीज़ें बसनी चाहिए। देखिए, विश्व आर्थिक समुदाय यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है कोविड-19 के शमन करने हेतु एक कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। और साथ ही साथ ब्रिटेन के राज परिवार से संबंधित ब्रिटिश राज परिवार के प्रिंस चार्ल्स ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको कोरोना वायरस हो गया। ऐसे पहले व्यक्ति प्रिंस चार्ल्स नहीं, मतलब ब्रिटिश राज परिवार से संबंध रखने वाले ऐसे पहले व्यक्ति थे प्रिंस चार्ल्स जिनको कोरोना वायरस हुआ था, ठीक है। यह सब PCS की आरोग्य परीक्षाओं में काम आएगा, हो सकता है, बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी हो सकता है आपकी PCS की परीक्षाओं में भी पूछे जाएँ, ठीक है। देखिए, 26 मार्च 2020 को G20 सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब के नेतृत्व में किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान इस सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ और इसीलिए इस सम्मेलन को G20 वर्चुअल समिट कहा जाता है, ठीक है। सीधे याद रखें, 26 मार्च 2020 को G20 का सम्मेलन सऊदी अरब के नेतृत्व में वर्चुअल समिट हुआ, ठीक। देखिए, इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और UN फाउंडेशन तथा उसके अन्य सहयोगियों ने मिल करके कोविड-19 सॉलिडरिटी रिस्पांस फंड, ठीक है, क्या कोविड-19 सॉलिडरिटी रिस्पांस फंड जारी किया है। यह फंड विस्तृत क्षेत्र से डोनर्स के द्वारा यानी कि दाताओं के द्वारा अनुदान को प्राप्त करके कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने के लिए WHO तथा अन्य सहयोगियों की मदद भी करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए तो क्या है, मई 2020 में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। अमेरिका का यह आरोप था कि WHO जो है वह कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कार्य नहीं कर सका। ठीक है, देखिए अमेरिका द्वारा WHO के कुल योगदान यानी कि WHO को जो आर्थिक मदद दी जाती है उसमें कुल अमेरिका द्वारा दी जाने वाली मदद अकेले 15% थी। जितनी आर्थिक मदद WHO को मिलती थी उसका 15% सिर्फ अमेरिका देता था। लेकिन इसने अब अमेरिका ने जो है WHO से अपना संबंध तोड़ दिया है। इस डाटा को भी याद रखिए, स्टेटमेंट के जरिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को भी कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है, यह खेल यानी कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 24 जुलाई 2020 को जापान के टोक्यो शहर में आयोजित होने वाला था। चलिए नेक्स्ट कोविड-19 और भारतीय परिप्रेक्ष्यों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 15 मार्च 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सार्क समूह के नेता कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सामूहिक रणनीति बनाने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मंच पर आए। इस दौरान भारत ने स्वैच्छिक योगदान देते हुए कोविड-19 आपातकालीन फंड यानी कि कोविड इमरजेंसी फंड का प्रस्ताव रखा तथा इस फंड हेतु भारत द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान भी दिया गया। ठीक है, तो कब यह कोविड-19 का वर्चुअल समिट आयोजित थी सार्क के मद्देनज़र? तो देखिए कोविड-19 के मद्देनज़र सार्क की समिट आयोजित हुई थी 15 मार्च 2020 को। ठीक है, सार्क की वर्चुअल समिट आयोजित हुई थी जिसमें भारत द्वारा जो है स्वैच्छिक पहल करते हुए एक कोविड-19 इमरजेंसी फंड का प्रस्ताव रखा गया और साथ ही साथ इस इमरजेंसी फंड हेतु 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान भी भारत सरकार द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11 मार्च 2020 को भारत में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 को लागू कर दिया। ठीक है, चलिए महामारी अधिनियम 1897 को जान लेते हैं। तो देखिए यह जो है ना अब तक की संभवतः सबसे छोटी धारा है जिसमें कुल मिलाकर अधिनियम है जिसमें कुल मिलाकर के 4 धाराएं ही हैं। वे 4 धाराएं कौन कौन सी? धारा 1 बोलती है कि यह महामारी अधिनियम 1857 संपूर्ण भारत पर लागू होगा। ठीक है, दूसरी धारा क्या कहती है? तो दूसरी धारा कहती है कि महामारी को रोकने के लिए यह विनियम राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान करती है। इसकी धारा 2 महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 जो है वह राज्य सरकारों को अधिनियम बनाने की शक्ति देती है और धारा 2A केंद्र सरकार को अधिनियम बनाने की शक्तियाँ देती है। ठीक है, सीधे सीधे कहें तो इसकी धारा 2 में राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में बताया गया है और धारा 2A में केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में बताया गया है। किसकी? महामारी अधिनियम 1897। ठीक, जो कि संपूर्ण भारत में लागू होती है। देखिए इसकी धारा 3 महत्वपूर्ण है। धारा 3 में एक बात कही गई कि इस अधिनियम के तहत दिए गए सरकारी आदेशों का या फिर सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर अपराध की श्रेणी में व्यक्ति शामिल होगा। ठीक है, और इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा दी जा सकती है कि नहीं? देखिए और अंतिम धारा 4 क्या कहती है? अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम की मूल भावना का अनुसरण करते हुए किसी महामारी को रोकने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कदम नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, धारा 188 के बारे में हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। पीसीएस की जो डिस्कशन होगी इसमें आरओ के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, देखिए विश्व के 3 संक्रमित देशों की सूची मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि यह उतना आवश्यक नहीं है। इसे आप जो है डेली न्यूज़पेपर में देख लीजिएगा। ठीक है, यह 14 अगस्त तक का ही है और अभी हम जो है पहुँच गए हैं कहाँ? हम पहुँच गए हैं 1 सितंबर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। वह है आत्मभारत। ठीक, द रोड अहेड, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ बताए गए हैं भारत सरकार द्वारा। कौन कौन से? अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचा, प्रणाली, जननांकिकी और मांग यानी कि EISDD, इकोनॉमिक क्वांटम इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। ठीक है, देखिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिसमें जो कि हमारी कुल GDP का लगभग 10% है। ठीक है, इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में जो आर्थिक उपाय और RBI की घोषणाएं हुई थी उनको भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जमीन, श्रम, तरलता और कानून पर फोकस करने की बात की गई यानी कि 4L। ठीक, 4L कौन कौन सा? 4L में क्या क्या है? देखिए पहला L हो जाएगा आपका लैंड, दूसरा L हो जाएगा लेबर, तीसरा L हो जाएगा लिक्विडिटी और चौथा L हो जाएगा आपका बताइए लॉ। ठीक है, तो इस 4L की बात की गई है। जमीन यानी लैंड यानी कि ज़मीन, लेबर श्रम, तरलता यानी कि लिक्विडिटी और लॉ यानी कि कानून पर फोकस करने की बात करता है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसके तहत श्रमिकों, मध्यम वर्ग कुटीर उद्योगों MSME और उद्योगों की मांग को पूरा करने की बात की गई। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अब जो है यानी कि यह वक्त जो है वह साहसिक सुधार का है। ठीक है, यानी कि साहसिक सुधार इस समय की मांग है। ठीक है, इसमें
कृषि के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुधार की बात की गई है, तर्कसंगत कर प्रणाली की बात की गई है, इस साधारण और स्पष्ट विधि की बात की गई है। सत्य निश्चिंत रहिए, नीचे हम सारी चीज़ों के बारे में टॉपिक यानी कि बाय क्या कहते हैं सीक्वेंस रूप में डिस्कस करेंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। देखिए कृषि सुधारों के कहाँ था मैं, देखिए कृषि के लिए आपूर्ति एवं श्रृंखला में सुधारों की बात की गई है, तर्कसंगत कर प्रणाली की बात की गई है, साधारण और स्पष्ट विधियों की बात की गई है, सक्षम मानव संसाधन की बात की गई और साथ ही साथ मजबूत वित्तीय प्रणालियों की भी बात की गई। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि एमएसएमई को राहत ऋण संबंधी सहायता देने हेतु प्रमुख उपायों की बात करता है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। सबसे पहले जान लीजिए, तो देखिए एमएसएमई की अब एक नई परिभाषा दे दी गई है। क्या है, तो देखिए एम यानी कि पहले एम की बात कर रहे हैं, माइक्रो उद्योगों की बात कर रहे हैं या सूक्ष्म उद्योगों की बात कर रहे हैं, उनमें जो है उनकी परिभाषा बदलते हुए अब क्या कर दिया गया है, उनकी परिभाषा में बदला गया है इन्वेस्टमेंट के प्रारूप को। इन्वेस्टमेंट अब जो है मध्यम सूक्ष्म उद्योगों में 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। ऐसे उद्योग जिनमें निवेश की कुल सीमा 1 करोड़ से कम की तथा जिनका टर्नओवर कुल मिलाकर के 5 करोड़ से कम है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे सूक्ष्म उद्योग या फिर माइक्रो लेवल के इंटरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एस की, यानी कि स्मॉल या फिर लघु उद्योगों की बात करते हैं। तो देखिए लघु उद्योग उनको बोला जाएगा जिनमें निवेश की यानी इन्वेस्टमेंट की कुल सीमा जो है वह 10 करोड़ से कम की होगी और टर्नओवर उनका कुल होगा 50 करोड़ से कम, ठीक है। 50 करोड़ से कम टर्नओवर होगा, 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसे उद्योगों को हम जो है स्मॉल अथवा लघु उद्योग बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट में बात करते हैं तीसरे एम की, जो कि है मध्यम या फिर मिडिल, ठीक है। तो देखिए मध्यम या फिर मिडिल उद्योग के रूप में हम उनको बोलेंगे जिनमें इन्वेस्टमेंट की सीमा होगी 20 करोड़ से कम की, ठीक है, 20 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर होगा इसका 100 करोड़ से कम, ठीक है। तो अब उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। देखिए यह डिफिनीशन या फिर इनकी परिभाषा याद रखना जरूरी है, आपको डायरेक्ट प्रश्न आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, आइए अब यहाँ पर दिए गए प्रावधानों की। तो देखिए एमएसएमई सहित सभी व्यवसायों के लिए यानी कि जितने भी बिजनेस है उन सभी के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की एक आपातकालीन कार्यशील पूंजी की सुविधा दी गई है। कर्ज से दबे एमएसएमई सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ठीक है। एमएसएमईज के लिए एक फंड ऑफ फंड भी बनाया गया है जिसके माध्यम से जो है 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सुलभ कराए जाने का प्रावधान किया गया है। एमएसएमई की नई परिभाषा हमने बात कर ली है इसके बारे में। अब देखिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए जाने वाले सभी प्रतिष्ठानों के जो एम्प्लॉयर है यानी कि नियोक्ता हैं उनके द्वारा जो है कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान को अगले 3 माह के लिए कम करके अगले 3 माह के लिए 12% से कम करके 10% करने का निर्णय लिया गया। वहीं डिस्कॉम के द्वारा, यानी कि डिस्कॉम क्या है, डिस्कॉम जो बिजली वितरण कंपनियां होती हैं उनको संयुक्त रूप से डिस्कॉम बोला जाता है। तो डिस्कॉम के लिए अलग से 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया ताकि वे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को फैला सके, ठीक है, वितरित कर सकें, यार थोड़ा एडजस्ट किया करिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे प्रावधान की। तो वहाँ बताया जा रहा है प्रवासी किसानों और छोटे कारोबारियों संबंधी सहायता के जो प्रमुख उपाय किए गए हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। तो देखिए सबसे पहले बात की जाती है यहाँ पे स्ट्रीट वेंडरों की। तो ये स्ट्रीट वेंडर क्या होते हैं, स्ट्रीट वेंडर वे होते हैं जो रेहड़ी पटरी वाले, साग सब्जी वाले या फिर सड़क के किनारे जो दुकान लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए स्ट्रीट वेंडरों के लिए अलग से 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, ठीक है। एक अलग से योजना लाई गई है और उसमें जो है प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में भी आगे बात होगी हमारी जब हम योजनाओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को 12 माह के लिए 2% ब्याज की छूट दी गई है, ठीक है। तो शिशु मुद्रा ऋण क्या है, तो देखिए मुद्रा योजना को जो है भारत सरकार द्वारा 8 अप्रैल, याद रखिएगा डेट, 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके तहत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। एक तो शिशु की बात यहाँ की गई, शिशु के अलावा किशोर, ठीक है। शिशु के होने के बाद वह शिशु क्या होता है, शिशु वह होता है किशोर, यानी कि थोड़ा बड़ा होता है, वयस्क नहीं होता, किशोर होता है, किशोर, ठीक। 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किशोर, और किशोर के बाद यह योजना जाती है तरुण पर, ठीक है, यानी कि किशोर के बाद आप तरुण होते हैं, ठीक। तो देखिए शिशु मुद्रा के तहत 50,000 तक का ऋण दिया जाता है, किशोर के तहत 50,000 से 1 लाख तक का, और तरुण के तहत जो है वह 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है, ठीक है। देखिए इसकी मुद्रा योजना के तहत कोई फिक्स्ड ब्याज दर, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई फिक्स्ड, सरकार की तरफ से कोई फिक्स्ड ब्याज दर निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि अलग अलग बैंकों द्वारा इसके लिए अलग अलग ब्याज दर निर्धारित की जाती है, जैसा उनको सुविधा मिलती है या फिर जैसा वह ग्राउंड लेवल पर देखते हैं उस हिसाब से वह ब्याज दर का निर्धारण करते हैं। इसीलिए डायरेक्ट सरकार ने जो है वह कहा है कि शिशु मुद्रा ऋण के तहत जो लोग, यानी कि 50,000 तक का जिन्होंने लोन लिया है मुद्रा योजना के तहत, उनके ऋण में अगले 12 महीनों तक 2% की ब्याज की छूट दी जाएगी, ठीक है।
प्रवासी, नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रवासियों को 2 माह के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। प्रवासी वे प्रवासी नहीं जो विदेश से चले आए हैं, वे तो भाई अच्छे खासे संपन्न लोग हैं, ठीक है, विदेश में गए हैं कि नहीं। देखिए वे प्रवासियों की बात हो रही है जो राज्यों से इधर उधर हुए, यानी कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए हैं, एक शहर से दूसरे शहर गए हैं, उन सभी के लिए, यानी कि जो गांव से मुंबई दिल्ली यहाँ काम करने गए फिर कोरोना के कारण वापस चले हैं, तो उन प्रवासियों की बात हो रही। तो उन प्रवासियों को 2 महीने तक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपए की आपातकालीन कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से जो लोग MIG का फ्लैट लेना चाह रहे हैं, तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत MIG के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना का विस्तार किया गया है, जिसके तहत जो है 70,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मध्यम आय वाले लोगों को दी गई है, ठीक है। यानी कि मध्यम आय वाले लोग जो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं 70,000 करोड़ रुपए की योजना के अंतर्गत। ये नहीं कि कोई एक आदमी गया कि भैया हम तो मध्यम आय वाले हैं, हमको 70,000 करोड़ रुपए दे दो ना, एक व्यक्ति को नहीं, समूह के लिए व्यवस्था की गई, ठीक है। चलिए देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को 2.5 लाख करोड़ किसानों को जो है 2 लाख करोड़ रुपए के ऋण का प्रोत्साहन दिया गया। किसान जो है अपने क्रेडिट कार्ड के द्वारा इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि मत्स्य उत्पाद और खाद्य यानी खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के संबंध में सहायता है तो क्या प्रावधान किए गए हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। तो देखिए सबसे पहले बात की गई यहाँ एक फार्म गेट या फिर कृषि द्वार की, तो इसको जान लेते हैं है क्या, उसके बाद इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एक सेकेंड रुकिए, तो देखिए फार्म गेट, एक सेकंड चालू हुआ कि नहीं, हाँ चालू हो गया है। चलिए देखिए, फार्म गेट या कृषि द्वार वे होता है जहाँ पर किसान जो है, देखिए फार्म गेट मार्केटिंग होती है, एक मार्केटिंग का तरीका होता है, वहाँ पर किसान जो है डायरेक्ट अपने फसलों को ले जाता है और वह कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ताओं को यानी कि हमको आपको बेच देता है, अगर हम आप किसान नहीं हैं तो, ठीक है। तो इसी की आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा कोष बनाया गया, ठीक है। फार्म गेट के विकास के लिए या कृषि द्वार के आधारभूत विकास के लिए सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा कोष बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम, सबसे पहले बताइए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च की गई थी। देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को जो है बजट 2020 के माध्यम से लॉन्च किया गया था, याद रखिए थोड़ा सा, ठीक। अभी हम बजट से संबंधित जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर नहीं, बजट संबंधी एक अलग से पूरा लेक्चर आएगा आपके लिए, निश्चिंत रहिए, प्रश्नोत्तर के माध्यम से वह पूरी सीरीज डिस्कस की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। वहीं पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। औषधि या हर्बल खेती के प्रोत्साहन के लिए 4,000 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रावधान किया गया। क्या आपको यह सब याद रखने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, और कंपलसरी रूप से, मतलब अनिवार्य रूप से आपको यह याद रखने की ज़रूरत है। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आते हैं, ठीक है। PCS की परीक्षाओं में तो भैया दशमलव के बाद तक का नंबर पूछ लिया जाता है, दशमलव के बाद 7.2 है या दशमलव के बाद 7.1, तो थोड़ा ध्यान दिया करिए, ठीक है। डाटा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको बताया जा रहा है, नहीं मैं भी स्किप कर देता, ठीक है। चलिए देखिए, मधुमक्खी पालन संबंधी पहल हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। देखिए टमाटर आलू प्याज यानी कि टाप TAP, टमाटर आलू और प्याज, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यह लिखा जाएगा TOP, टॉप, ठीक है। टोमेटो ओनियन और पोटैटो, ठीक है। तो टाप से टोटल, ठीक है, टाप से टोटल तक के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। टमाटर आलू प्याज यानी कि टॉप से टोटल के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ साथ जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किया गया। इसकी डेट आपको बहुत अनिवार्य रूप से याद कर रखनी है, ठीक है। देखिए हंसी मजाक अपनी जगह है, इसकी डेट आपको याद रखनी, कब आया था इसको आप बताइए। तो देखिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करते हुए इसमें अनाज, तिलहन, खाद्य तेल, दलहन, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य पदार्थों को नियंत्रण से मुक्त करने का प्रावधान कर दिया गया, ठीक है। क्यों किया गया यह हम मेंस के डिस्कशन में देखेंगे, लेकिन यह आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है, मतलब कब आया यह आप जानिए, और साथ ही साथ इनमें से किन चीज़ों को बाहर किया गया यह आपको अभी जानने की आवश्यकता है, ठीक है। अनाज, तिलहन, खाद्य तेल, दलहन, प्याज और आलू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए चौथे नंबर का पॉइंट बताता है 8 सेक्टरों में ढांचागत सुधार करने हेतु प्रमुख उपाय किए गए, ठीक है। ढांचागत सुधार यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे सुधार करने की बात की गई 8 सेक्टरों में, और वे 8 सेक्टर कौन कौन से? कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, बिजली क्षेत्र, सामाजिक आधारभूत ढांचा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा, ठीक है। तो चलिए इन सब के बारे में बारी बारी से देख लेते हैं। तो देखिए
कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की पेशकश की गई, यानी कि अब कॉमर्शियल लेवल पे कोयले की खुदाई की जा सकती है या फिर खनन किया जाएगा, ठीक है। वहीं रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा दिया गया। हाल ही में आपको पता होगा कि लगभग 101 रक्षा उत्पादों को जो है वह उनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट, प्रतिबंध लगाने का मतलब यह नहीं, वे ऐसे उत्पाद थे जिनका निर्माण हम स्वयं अपने देश में कर सकते थे आसानी से, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उनका आयात करते थे, इस कारण उन 101 उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक। ये बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। यह 101 याद रखिए, हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न आ जाए। नेक्स्ट, आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण यानी कि कारपोरेटाइजेशन के माध्यम से आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेहिता और दक्षता में सुधार करने की बात की गई है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। वहीं रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक रूट से रक्षा निर्माण में FDI की सीमा को 49% से बढ़ा करके 74% करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। रक्षा निर्माण में FDI की सीमा को बढ़ा करके अब ऑटोमेटिक रूप से 49 से 74% कर दिया गया, ठीक है, याद रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, उपग्रहों, प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों को भी अब समान अवसर दिए जाने का निर्णय लिया गया, ठीक। इसके बारे में भी आगे अच्छे से बात होगी। चलिए देखिए, 5वें पॉइंट पे क्या बात की गई, तो 7 सेक्टरों में सरकारी सुधारों और सहायक उपायों की बात की गई। तो वो 7 सेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो रोजगार की बात की गई। तो रोजगार को बढ़ावा देने हेतु तो मनरेगा के आवंटन में 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। पीएम ई विद्या डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बहुमाध्यम पहुंच के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है, जिसके माध्यम से कई DTH चैनल के द्वारा नहीं, कई नए चैनल आ गए हैं 1 से 12 तक के लिए, सभी के लिए अलग अलग, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के लिए सबके लिए अलग अलग चैनल शुरू कर दिए गए हैं। तो वह इसी के अंतर्गत शुरू किए गए, ठीक है। नेक्स्ट, दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। यह दिवाला कार्यवाही अधिनियम कब आया था? विलफुल डिफाल्टर एक्ट आया था 2018 में, ठीक है। विलफुल डिफाल्टर एक्ट 2018 में आया था। इसके अलावा एक अन्य कोड आया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड, यह आया था 2016 में। आपको डेट याद रखनी, ठीक है। 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी रोड यानी कि रोड कह रहा हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड 2016 यानी कि दिवालिया के से संबंधित कानून आया था 2016 के तहत। और वहीं विलफुल डिफाल्टर एक्ट आया था 2018 में, ठीक है। दोनों डेटों को याद रखिए। वो वाला आपको बताना है, कौन सा बताइए? आवश्यक वस्तु अधिनियम कब आया था, यह आपको बताना है, ठीक है। तो दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए अब न्यूनतम सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए करने का निर्णय ले लिया गया। देखिए, महामारी की स्थिति में 1 वर्ष तक कोई भी नई दिवाला कार्यवाही या फिर इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्टी की कार्यवाही नहीं शुरू की जाएगी, ठीक है। 1 साल तक, अगले 1 साल तक कोई भी बैंकरप्ट कार्यवाही नहीं शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, कंपनी कानून की मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक को अब अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। वहीं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये आता है कि केंद्र सरकार ने केवल वर्ष 2020-21 के लिए, केवल वर्ष 2020-21 के लिए, ठीक है, केवल वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा यानी कि राज्य अपनी GDP से कितने प्रतिशत तक उधार ले सकते हैं, यह केंद्र निर्धारित करता है। जो कि पहले 3% थी, उसको केंद्र सरकार द्वारा बढ़ा करके 5% करने का निर्णय ले लिया गया, ठीक है। यानी कि अब राज्यों की उधारी सीमा अपनी GDP के 3% से बढ़कर के 5% तक हो गई है 2020 और 21 तक के लिए, ठीक है। केवल और केवल 2020-21 तक के लिए प्रावधान किया गया, याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए, यह डायरेक्ट 3 से 5 नहीं किया गया, इसमें कई चीज़ें या फिर कई शर्तें लगा दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। तो चलिए उन शर्तों के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो राज्य जो है स्वेच्छा से 0.5% तक, यानी कि 0.5% तक राज्य स्वेच्छा से बढ़ा सकते हैं। तो कितना हो गया? 3.5 हो गया। 3.5 तक राज्य स्वेच्छा से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए कैसे इसको कैटेगराइज किया गया। तो देखिए 3.5 के बाद केंद्र सरकार बात करती कि अगर आपको अग्न 0.25% तक उधार चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है शहरी स्थानीय निकायों से के राजस्व से वह उधार लेना होगा, ठीक। नेक्स्ट 0.25% की बात कहाँ से की जाती है? नेक्स्ट 0.25% के लिए केंद्र सरकार द्वारा शर्त लगाई गई कि कारोबारियों के लिए आसानी करेंगे तब आप यह अगला ऋण यानी कि अगला 0.25 का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं फिर अगले 2.5 की, यानी कि अगले 0.25% की। तो देखिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो राज्य लागू करेंगे वे अगले 2.25% के लिए योग्य ऋण लेने या उधारी सीमा को बढ़ाने के लिए योग्य होंगे, ठीक है। नेक्स्ट
2.5 है कि नहीं। देखिए 4 हो गए, चारों को याद रखना जरूरी है, अभी 1.5 बचा हुआ है। देखिए चौथा है बिजली वितरण के लिए जो लोग आसानी से पूरा काम करेंगे। वही जो डिस्कॉम वाला हमने उधर बात की थी ना, डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपए की तरलता सुलभ कराने का निर्णय लिया गया। वही योजना को यहाँ पर ऐसे केंद्र द्वारा राज्य के ऊपर थोपते हुए कहा गया कि अब जो है अगला 0.25% जो है बिजली वितरण के लिए है। जो राज्य बिजली वितरण को आसान करेंगे, बिजली वितरण को सुगम बनाएंगे या बिजली वितरण के लिए ऋण चाहेंगे लेना, तो वे ऋण ले सकते हैं 0.25। कुल मिलाकर कितना हो गया, 1% हो गया। अब बात करते हैं अगले 0.5 की। 3.5 तो हमारा डन हो गया था ना, 3.5 तो हमारा डन हो गया था, तो अब बचता है 1.5। तो ये 0.5 सिर्फ उनको मिल सकता है जो इन चारों कंडीशनों में से किन्हीं 3 का पालन कर लेंगे, तो वे ये 0.5 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर से बता देता हूँ आपको, निश्चिंत रहिए। तो देखिए पहला 0.5 आप राज्यों के लिए तब पहले 0.5 के लिए राज्य तब एलिजिबल होंगे जब वे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करेंगे। ठीक है, दूसरे जो है 0.25 के लिए राज्य तब वो जो है एलिजिबल होंगे जब वे बिजली वितरण के लिए ऋण लेना चाहेंगे या फिर उधार लेना चाहेंगे। तीसरे 0.25 के राज्यों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व से व्यवस्था करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व से व्यवस्था करेंगे। और चौथे 0.25 के लिए यदि तभी राज्य एलिजिबल होंगे जब वो कारोबारियों के लिए आसानी या फिर कारोबारी सुगमता को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, और बाकी अंतिम 0.5 के लिए राज्य तभी योग्य होंगे जब वे इन चारों कंडीशनों में से किन्हीं 3 का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान खत्म होता है। बात कर लेते हैं कुछ यहाँ सूचकांक दिए हुए हैं इनके बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक रियल इस्टेट सूचकांक। तो यह जो है JLL और लॉस एले द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, JLL और लॉस एले द्वारा जारी किया जाता है। यह एक द्विवार्षिक सूचकांक है और यह जो है 210 संकेतकों पर आधारित है। ठीक है, इसमें कुल देशों की संख्या, इसमें शामिल कुल देश की संख्या है 99, जिसमें शीर्ष 3 देश है यूनाइटेड किंगडम, USA और ऑस्ट्रेलिया। भारत की स्थिति 2020 में 34वीं थी वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में, और 2018 में भारत की स्थिति थी 35वीं। ठीक है, 2018 में भारत 35वें स्थान पर था वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में और 2020 में 34वें पर। ठीक है, नेक्स्ट वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020। तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जो है अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट यानी कि अमेरिकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा यह जारी किया जाता है सूचकांक, जिसमें कुल देश है 48। और यह किस आधार पर शामिल किया जाता है, तो यह इसमें शामिल देशों के विनिर्माण जोखिम संबंधी तथ्यों का विश्लेषण करती है सूचकांक। ठीक, यह इंडेक्स, इसमें शीर्ष 2 देश कौन से हैं, पहला चीन और दूसरा अमेरिका। भारत की स्थिति तो 2020 में भारत तीसरे स्थान पर रहा और 2019 में भारत का स्थान था चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जून 2020 के बारे में। तो ठीक है, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा जारी की जाती है। इसमें वैश्विक विकास दर और राष्ट्रीय विकास दरों की बात की जाती है। तो वैश्विक विकास दर के तहत वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2020 में कुल वैश्विक विकास दर होगी 4.9% और 2021 के वैश्विक विकास दर का अनुमान लगाया गया 5.4%। ठीक है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर IMF द्वारा बताई गई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा कि वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 4.5% और वर्ष 2020 में भारत की विकास दर होगी वर्ष 2019 में भारत की विकास दर थी 6%, है ना, होगी कहाँ। ठीक है, वर्ष 2019 के लिए अनुमान लगाया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा कि भारत की GDP जो है 2019 में 6% और 2020 में 4.5% होने का अनुमान है। ठीक है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड का भी विकास दर या फिर ग्रोथ रेट आपको याद रखने की आवश्यकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए 2020 के लिए आकलित किया गया 4.9% और 2021 के लिए 5.4%। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले इंडेक्स की। तो यह है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020। ठीक है, इसको जारी किया जाता है UNSDSN के द्वारा यानी कि सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बर्टल्समैन स्टिफ्टंग के द्वारा। ठीक है, स्टिफ्टंग के द्वारा, फिर से पढ़ देता हूँ। देखिए सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टिफ्टंग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020। इसमें कुल देश शामिल हैं 166। इसमें देखिए 17 वैश्विक लक्ष्यों यानी कि जो SDG इंडेक्स है उनके आधार पर यानी कि उनकी मांग कैसी है और राज्यों और देशों का उनके आधार पर प्रदर्शन कैसा है, क्या वे 2030 तक उसे पूरा कर लेंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, यह रिपोर्ट इसी के आधार पर रहती है। ठीक है,
तो कुल देश शामिल कितने हुए? 166 देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया, जिसमें शीर्ष 3 देश थे स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। और भारत की स्थिति इसमें थी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, जो कि UNSDSN और बल्टर्समैन स्टिफ्टन के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें भारत की स्थिति थी 117वीं। ठीक है, कुल देश 166, शीर्ष 3 देश स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में बात करेंगे केंद्रीय बजट 2020-21 के बारे में फैक्ट बेसिस पर। ठीक है, प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा की जाएगी जल्दी, निश्चिंत रहिए आप लोग। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।